रहीमन कवि की पंक्तियाँ है, जो तो के कांटा बोवे ताहि वो तू फूल, तो के फूल है वाको है त्रिशूल। यानी बुराई के बदले बुराई करना उचित नहीं। बुराई कोई करता है उसका भला कर दो, तुम्हारा भला ही होता रहेगा, उसका बुरा ही होता रहेगा। तो आज के वीडियो में दो शब्द शिरोरेखा और पंचमाक्षर दोनों के बारे में जानेंगे। हिंदी व्याकरण में दोनों का क्या महत्व है और इन दोनों के कारण क्या परिवर्तन होता है जानने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले आपका स्वागत है कृष्णा की तरफ से APS आर्यभट्ट पब्लिक स्कूल कृष्णा गुरु जी के चैनल में। तो सबसे पहले पंचमा अक्षर विच्छेद करेंगे तो पंचम अक्षर यानी पांचवा अक्षर। तो जैसे कि हिंदी में हमारे हिंदी के वर्णमाला में 5 वर्ग होते हैं, यानी क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। तो प्रत्येक वर्ग के 5वें अक्षर को, जैसे क, ख, ग, घ, अंग, तो जो अंगा 5वें स्थान पर जो आ रहा है वो क्या है? पंचमाक्षर। तो अंगा, या, अड़ा, ना, म, इन्हें हम पंचमाक्षर कहते हैं। यानी प्रत्येक वर्ग के, अगर परिभाषा के तौर पे कहा जाए तो प्रत्येक वर्ग के 5वें अक्षर को, 5वें वर्ण को हम पंचमाक्षर कहते हैं। और दूसरा शिरोरेखा। तो जब हम अक्षर को लिखते हैं, लिखते समय उसके ऊपर जो लाइन खींचते हैं, पाई खींचते हैं, रेखा खींचते हैं, उसको कहते हैं शिरोरेखा, यानी सिर के ऊपर खींची गई रेखा। जब हम कोई परिभाषा या शब्द को ऐसे विच्छेद करके उसका अर्थ समझ लेते हैं तो याद भी हमेशा रहता है और विशेष हमको जो है जोड़ देना नहीं पड़ता है याद करने के लिए। तो शिरोरेखा, जैसे ये अंगा मान लें तो अंगा के ऊपर क्या है? ऊपर पाई है रेखा, वो शिरोरेखा। यहाँ के ऊपर भी है, अड़ा के ऊपर भी है, ना के ऊपर। तो असर कहाँ होता है? भा और धा। जैसे यहाँ हम देखें, ये क्या है? भाषा। ये भाषा है, लेकिन अगर इस शिरोरेखा ऊपर जो रेखा खींची गई है यहाँ खाली है, लेकिन इसके ऊपर अगर हम ऐसे लाइन पूरी कर देते हैं तो क्या हो गया? मासा। अंतर हो गया। तो शिरोरेखा के कारण, जैसे अगर ऊपर शिरोरेखा है तो क्या है? घा है। ठीक है। अगर ये ऊपर शिरोरेखा है तो ये क्या हो जाएगी? ये हो गया घा। लेकिन ये शिरोरेखा यहाँ नहीं है तो क्या हो गया? ध। तो शिरोरेखा के कारण भ और ध दोनों में परिवर्तन होता है। तो म के ऊपर पूरी शिरोरेखा होती है और भ के ऊपर शिरोरेखा ऊपर नहीं होती है, ऊपर मुख खुला रहता है। उस तरह से घा और धा। तो घ ऊपर शिरोरेखा जो है पूरी रहती है और ध ऊपर शिरोरेखा खुला रहता है, ये खुला हुआ है। तो जैसे कि ये भाषा, अगर शिरोरेखा पूरा कर दिए तो मासा बन जाएगा। ये है भाला, लेकिन ये भ है, लेकिन शिरोरेखा अगर पूरी खींच दिए जाए तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा माला। जैसे कि ये धान है, लेकिन अगर शिरोरेखा ऊपर नहीं है, लेकिन इसके ऊपर अगर पूरी लाइन खींच दी जाए, शिरोरेखा अगर ऊपर आ जाए तो क्या हो जाएगा? ये धा जो है घा बन जाएगा, तो घन हो जाएगा। अनुस्वार और चंद्रबिंदु, अर्धचंद्र भी होता है, चंद्रबिंदु भी होता है, अनुस्वार। तो अनुस्वार का प्रयोग संस्कृत में किया जाता है विशेषतः। अनुस्वार का प्रयोग विशेषतः संस्कृत में किया जाता है, जबकि चंद्रबिंदु का प्रयोग हिंदी में किया जाता है। चंद्रबिंदु, चंद्रमा के ऊपर बिंदु, चंद्रबिंदु यानी ये चंद्रमा के ऊपर बिंदु, तो क्या हो गया? चंद्रबिंदु। और अर्धचंद्र, अगर ऊपर बिंदु नहीं है तो ये अर्धचंद्र। तो अनुस्वार विशेषतः संस्कृत में और चंद्रबिंदु हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं, परंतु कहाँ? जैसे यहाँ कुछ शब्द है, आँख, दांत, मुंह, सांप, सबके ऊपर चंद्रबिंदु लगा हुआ है, परंतु उसके नीचे जब देखते हैं यहाँ हैं, गोंद, बेंच, गेंद, ये हिंदी के शब्द हैं, हिंदी के शब्द हैं, लेकिन उसके ऊपर क्या लगा है? अनुस्वार लगा है, चंद्रबिंदु नहीं लगे हुए हैं। तो कब लगता है? तो यहाँ पर बात आती है शिरोरेखा की। अगर जो मात्रा है
चाहे ए की मात्रा हो, ए की मात्रा हो, ओ की मात्रा हो, औ की मात्रा हो, ये अगर मात्रा अगर उसके सीधी रेखा के ऊपर लगी हुई है तो वहाँ चंद्र बिंदु का प्रयोग नहीं करते हैं, वहाँ पर अनुस्वार का प्रयोग करते हैं। जैसे हैं में आय की जो मात्रा, ह में आय की मात्रा लगी हुई है तो हुआ है हैं। और जब हम यहाँ अनुस्वार लगाएं, यानी बहुवचन में जो होता है एक वचन है और हैं, जब अनुस्वार लगा बिंदु लगा देते हैं तो हैं बहुवचन हो जाता है। तो ऊपर क्या है, शिरोरेखा के ऊपर मात्रा है, आय की मात्रा शिरोरेखा के ऊपर लगी हुई है। ये ग के ऊपर ओ की मात्रा जो है लगी हुई है शिरोरेखा के ऊपर, ब के ऊपर ए की मात्रा लगी हुई है, यहाँ भी ग के ऊपर ए की मात्रा लगी हुई है। तो अगर शिरोरेखा के ऊपर मात्रा लगी हुई हो तो वहाँ पे हम चंद्र बिंदु का नहीं, यानी बिंदु का प्रयोग करते हैं, अनुस्वार का प्रयोग करते हैं। जैसे है गोंद, बेंच। लेकिन यहाँ जब शिरोरेखा के ऊपर कोई मात्रा नहीं लगी हुई है, इसके सिर के ऊपर जो है कोई मात्रा नहीं है, तो क्या यहाँ लगा है, चंद्र बिंदु। तो शिरोरेखा के ऊपर अगर मात्रा नहीं है तो वहाँ चंद्र बिंदु ज़रूरत के अनुसार लगाए जाते हैं। और जहाँ ऊपर शिरोरेखा के ऊपर अगर मात्रा है, चाहे ए हो चाहे आय हो, इसकी मात्रा हो, ओ हो, आओ हो, तो जब मात्रा ऊपर शिरोरेखा के ऊपर मात्रा लगी हुई हो तो वहाँ पर चंद्र बिंदु नहीं लगाते हैं, वहाँ अनुस्वार यानी बिंदु लगाते हैं। पंचमा अक्षर, जो पंचमा अक्षर होता है, जहाँ पर अनुस्वार लगा है उसके बाद जो भी अक्षर है उसका पंचमा अक्षर उच्चारण होता है, किसका, अनुस्वार का। यानी जहाँ पर अनुस्वार लगा है उसके आगे, तो ग के ऊपर जो क्या है, अनुस्वार है, इसके आगे क्या है, ग। तो इसका पांचवा अक्षर, पंचमा अक्षर, तो ग कवर्ग का है और कवर्ग का पांचवा अक्षर क्या है, अंगा। तो ये जो अनुस्वार है क्या उच्चारण होगा, अंगा का उच्चारण होगा, आधा अंगा। इसको हम गंगा या फिर यहाँ जो है अंगा आधा कर दिए गंगा, दोनों ही सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, लेकिन ज़्यादा हम लोग कम समय में आसानी से लिखते हैं। वैसे ही चंचल, यहाँ चंचल में च के ऊपर अनुस्वार है, उसके बाद क्या है, च है। तो च का पंचमा अक्षर यानी पांचवा अक्षर क्या होगा, इया। च का पंचमा अक्षर क्या है, इया। तो यहाँ पर इसका क्या लिखेंगे, यानी अनुस्वार इसका क्या उच्चारण होगा, आधा इया का उच्चारण होगा। तो ये चंचल, 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 चंचल। अब यहाँ जैसे झंडा, तो यहाँ झ के ऊपर अनुस्वार है और उसके बाद क्या है, डा। तो डा जो है किसका, टवर का, टवर का है डा। तो टवर का पंचमाक्षर क्या हो जाएगा, अड़ा। अड़ा यहाँ झंडा, 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 झंडा। कुंठा, क के ऊपर अनुस्वार है, उसके बाद क्या है, ठ। ठ जो है टवर का है तो उसका पंचमाक्षर क्या होता है, अड़ा। तो यहाँ क्या हो गया, कुंठा। यहाँ चंद्र, अनुस्वार के बाद कौन सा अक्षर है, द। द तवर का है तो उसका पंचमाक्षर क्या होगा, त, थ, द, न। तो ये अनुस्वार किस में बदलेगा, क्या उच्चारण होगा, न का उच्चारण होगा। क्या उच्चारण होगा, न का उच्चारण होगा, आधा न। तो यह क्या हो जाएगा, चंद्र, 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 दोनों तरह से लिख सकते हैं। जैसे यहाँ कंपन, तो क के बाद क्या आया है, प। प आ रहा है तो अनुस्वार के बाद प अक्षर है और प अक्षर का पंचमा अक्षर होता है म। तो यहाँ पर अनुस्वार का उच्चारण क्या होगा, म, आधा म होगा। तो कंपन, कंपन, आधा म उच्चारण कर रहे हैं। तो जो अनुस्वार है उसका अलग अलग उच्चारण होता है। यही पंचमा अक्षर यानी जिस वर्ग का होता है, जहाँ अनुस्वार रहता है उसके बाद जो अक्षर रहता है उसका पंचमाक्षर उच्चारण होता है अनुस्वार का। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, और छोटे हैं तो प्यार और बहुत बहुत आशीर्वाद।